स्वागत है आप सभी का यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू श्रृंखला में, जिसमें सबसे पहले हम पॉलिटी, शासन एवं राज व्यवस्था के 1991 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम करेंगे 2006 का पीवाईक्यू पॉलिटी का। 2005 तक के पीवाईक्यूज कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेक्चर शुरू करने से पहले 2006 में पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। पॉलिटी के 17 क्वेश्चंस पूछे गए और सारे क्वेश्चंस अच्छे थे। ऐसे क्वेश्चंस थे जो कई बार रिपीट हुए और आज भी रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से पढ़ना। पहला सवाल है कि द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई। अब जो लोग पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, हम 1991 से पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है और आज ये क्वेश्चन शायद 5वीं बार आया है। सवाल में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसका फर्स्ट सेशन हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन जो अध्यक्षता की थी, 4 ऑप्शन है: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले आप इसका आंसर खुद दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उस मीटिंग को चेयर किया था। और 11 दिसंबर को होता है इलेक्शन, और उस इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम सीखेंगे। ये तो मैंने बताया कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को एंड इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक चीज़ और कि इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। आपके जो पॉलिटी के नोट्स हो वहाँ पर प्रिंट करके लगा लीजिए। और आपको बार बार 1991 से 2025 तक के पीवाईक्यूज रिवाइज करने हैं, ठीक है? अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 100% सिलेक्शन चाहिए प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स का रास्ता पीवाईक्यू से होकर जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? और 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सेकंड ऑप्शन है लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के विधि मंत्री। थर्ड ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉ सेक्रेटरी, विधि सचिव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। इन्हें भारत के प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। तो सी करेक्ट आंसर है। और अटॉर्नी जनरल या भारत के जो महान्यायवादी हैं, इनका मेंशन संविधान के अनुच्छेद 76 में। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पोस्ट पर रहते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक। और योग्यता क्या होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए? जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है वही योग्यता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। तो भारत में जितनी भी न्यायालय हैं वहाँ पर भारत सरकार को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में जाकर उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। संसद की जो कमेटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़, उनके भी मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते।
सॉरी, उसके मेंबर नहीं बन सकते, उनकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये कीवर्ड है नॉट इंक्लूडेड। जहाँ पे भी नॉट पूछा जाए तो उसे हाईलाइट कर लिया करिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, मद्य निषेध, राइट टू वर्क, काम का अधिकार, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य हेतु समान वेतन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो पहला ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 47 और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। ये याद होना चाहिए कि प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर आर्टिकल 47 का पार्ट है। सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है कि डीपीएसपी का पार्ट है, ये भी याद रखना है कि कौन से अनुच्छेद का पार्ट है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़ी डिटेल में आ रहे हैं। तो जिस तरह से यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है उस तरह से हमें भी अपने आप को अपडेटेड रखना है। सेकंड ऑप्शन है राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में तो है, लेकिन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है। फिर इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन नंबर सी है, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये भी डीपीएसपी का पार्ट है और 39 स्मॉल डी में है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट टू इन्फॉर्मेशन किसका पार्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका हिस्सा है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है और बाकी तीनों प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि जो डीपीएसपीज हैं वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 है, भाग 4 है। और जो आरटीआई है आर्टिकल 19(1)(a) से जुड़ा हुआ है। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तसल्ली से बैठ के पढ़ लीजिएगा। और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सभी को पता रहती है कि बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है डीपीएसपी। ये जो पीडीएफ है इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है कि एक्सप्लेनेशन में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। तो इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाइए। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पढ़िए और अपने नोट्स में ऐड करते रहिए। एक चीज़ और याद रखनी है, मिनर्वा मिल्स केस काफ़ी फेमस केस है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अब 4 ऑप्शन है कि ये डीपीएसपी का पार्ट है, कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, कि स्टैट्यूटरी राइट का पार्ट है, या फिर नन ऑफ दैट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा का अधिकार। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे ऐड किया गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसमें एक चीज़ ये भी याद रखनी थी कि ये आर्टिकल 21(a) का पार्ट है। आर्टिकल 21 कैपिटल ए का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक बार एक सवाल पूछा था आज से 2 साल पहले, यूपीपीसीएस का 2023 का एग्ज़ाम था, कि चाइल्ड की जो एज लिमिट होती है वो क्या होती है। तो वो क्या होती है? 6 से 14 साल। और फिर इसके आधार पर राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया था 2009 में। और एक जो सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस है उन्नी कृष्णन केस 1993, इसमें शिक्षा को आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना गया था।
आर्टिकल 21 तो सबको पता ही होगा, कमेंट करके बताइए आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड। हाँ, चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। अब हटाया कैसे जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सेकंड ऑप्शन है ऑन द एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है बाय द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा। तो जो कैग है, कैग का मेंशन कौन से आर्टिकल में है? कैग का मेंशन है आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के बीच में। जो कैग का रिमूवल प्रोसेस है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वो सेम होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, ठीक है। और कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कैग को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आर्टिकल 148, नियुक्ति कौन करते हैं कैग की? राष्ट्रपति करते हैं। हटाते कैसे हैं? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। और ये जो पॉलिटी एंगल है कि कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग रिपोर्ट्स की जांच करती है, ये पार्लियामेंट की कमेटी होती है। और ये सवाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार बना लीजिए और इसे स्टिकी नोट्स पे लिख के जिस टेबल पर पढ़ते हैं वहाँ पे लगा लीजिएगा, जब तक ये याद ना हो जाए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैग रिपोर्ट्स की जांच करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6, हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? इसमें तो मैंने आपको आंसर ही दिखा दिया। चलिए पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। सेकंड ऑप्शन है यूनियन पार्लियामेंट, संघीय संसद। तीसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। और चौथा ऑप्शन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन पार्लियामेंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा पद लाभ का पद होगा, इसका निर्णय संसद करती है, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये दो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और इस बार यूपीपीसीएस में इनके पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। तो ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, मुंह पर होने चाहिए। कोई रात में 2 बजे भी उठा के पूछते तब भी आप ये बता पाओ कि 102 और 191 ये आर्टिकल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है। आर्टिकल 102 ये कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 191 ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे अनहर कर दिया जाएगा। और लाभ के पद की जो डेफिनेशन है वो कहीं पर भी नहीं है। वो कहाँ से मिली है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद की जो डेफिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, ठीक है। और जो इसका इम्पोर्टेंट केस है वो केस है जया बच्चन केस, क्योंकि जया बच्चन जी की 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण ही राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। तो अगर ऑप्शन में ये आ गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से किसी भी मेंबर की आज तक सदस्यता समाप्त नहीं हुई, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जया बच्चन जी की 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद धारण करने की वजह से राज्यसभा सदस्य समाप्त हो गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनियन पार्लियामेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा है कि टू द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा as an opposition group, a party or coalition of parties must have least। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। अच्छा,
अब विपक्ष की मान्यता लोकसभा में किसी दल को कब मिल सकती है, तो इसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है, और वो क्राइटेरिया ये है कि 1/10 मेंबर होने चाहिए उस हाउस की स्ट्रेंथ के। कितने मेंबर होने चाहिए? 1/10। अब जैसे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं टोटल? लोकसभा में मेंबर्स हैं 550, तो इसका 1/10 क्या होगा? इसका 1/10 हो जाएगा 55। तो अगर आपके पास लोकसभा में 55 मेंबर्स हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी भी राजनीतिक दल के पास अगर 55 सांसद हैं लोकसभा में, तो उसे आधिकारिक तौर पर विपक्ष की मान्यता मिलेगी। तो देश में पहली बार विपक्ष की मान्यता कब दी गई? तो देश में पहली बार विपक्ष की मान्यता दी गई थी 1969 में, और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सीट्स थी पार्लियामेंट लोकसभा में, वो 55 से कम थी, इसलिए उन्हें आधिकारिक तौर पर विपक्ष की मान्यता नहीं मिली थी। तो अब बात ये आती है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि 55 तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो उस वक्त यूपीपीसीएस ने इसका करेक्ट आंसर माना था 60 सदस्य, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो कितना है, ये आपको फिगर याद रखना है, 55। ओके, अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया है कि 543 का 10% 55, इसलिए व्यवहारिक रूप से 55-56 सीटें आवश्यक होती हैं, लेकिन पुराने प्रश्नों में 60 उत्तर दिया जाता था। और जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। और जो एक्ट है इसके लिए कौन सा एक्ट है? सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977। इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में याद होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो 4 मोशन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव, सेंस्योर मोशन भर्त्सना प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव, एंड कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास प्रस्ताव। तो देखिए, अब लोकसभा में ये जो मोशन है वो विपक्ष नहीं रख रहा है, ये मोशन या प्रस्ताव मंत्री परिषद रख रही है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद ये रख रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास प्रस्ताव। और अगर विपक्ष ये मोशन रखता तो वो क्या रखता? नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव। दोनों में वोटिंग होगी, और अगर दोनों में सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई तो प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्फिडेंस मोशन हो या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव हो। अब जो सेंस्योर मोशन होता है ये भी विपक्ष लाती है, और जो एडजर्नमेंट मोशन होता है वो भी विपक्ष लाती है। एडजर्नमेंट मोशन और सेंस्योर मोशन प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि सेंस्योर मोशन और एडजर्नमेंट मोशन पर सवाल पिछले वर्षों में आ चुके हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर भी कि एडजर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव मतलब कि कोई ऐसा लोकहित का विषय आ गया है कि अब संसद के जो कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए, और जो लोकहित का विषय आ गया है जो कि इतना महत्वपूर्ण है कि सारा कार्य स्थगित करके उस विषय पर चर्चा की जाए। और सेंस्योर मोशन भर्त्सना प्रस्ताव में अगर कोई मंत्री गलत फैक्ट देता है, तथ्य गलत रूप से प्रस्तुत करता है या उसका आचरण सही नहीं है, तो किसी एक मंत्री के खिलाफ या फिर पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी सेंस्योर मोशन भर्त्सना प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो खैर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मोशन मूव कर रही है तो उस मोशन का नाम होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास प्रस्ताव। अगर विपक्ष मूव करता तो ऑप्शन नंबर ए सही होता, नो कॉन्फिडेंस मोशन। खैर विपक्ष तो सेंस्योर मोशन भी लाता है और एडजर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव भी लाता है। तो अगर विपक्ष लाता तो आंसर हो जाता है ए बी सी, लेकिन क्योंकि सरकार ला रही है, मंत्रिपरिषद ला रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो ये तो पॉलिटी में बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। और
इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत। कौन लगाता है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति लगाते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसके एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है। और वित्तीय आपातकाल लगाने का कारण क्या होता है, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर खतरे में हो, अगर वित्तीय स्थिरता खतरे में है तो लगाते हैं। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं कि जजेस के वेतन में कटौती संभव होती है, और राज्यों के वित्तीय मामलों में अब राज्य नियंत्रण नहीं करते, केंद्र नियंत्रण करता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है लेकिन वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज्ड। नॉट को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, नॉट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। पहला ऑप्शन है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। तो भारत के राष्ट्रपति तथा वेतन का भत्ते तो चार्ज्ड है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो कि चार्ज्ड का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी व्यय चार्ज्ड है या भारित है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, भारत की संचित निधि पर, तो उस पर संसद में बहस तो हो सकती है लेकिन उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर चार्ज्ड की जगह यहाँ पर लिखा होता मेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जो भारत की संचित निधि पर मेड होते हैं व्यय, उन पर संसद में बहस भी हो सकती है और बहस के बाद वोटिंग भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो चार्ज्ड है। फिर ऑप्शन नंबर बी सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज नहीं है और क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें कभी भी उपराष्ट्रपति के पद के आधार पर वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को हमेशा वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के आधार पर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के आधार पर। इसलिए सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी चार्ज्ड नहीं होते, कभी भी भारित नहीं होते भारत की संचित निधि पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और थर्ड ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी अलाउंस, ये भी चार्ज्ड होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में लोकसभा स्पीकर ऑफ द लोकसभा की सैलरी एंड अलाउंस, ये भी चार्ज्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ एन इमरजेंसी पीरियड बाय द पार्लियामेंट। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो इमरजेंसी का अनुमोदन या आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, और 4 ऑप्शन है, 14 दिन, 1 माह, 3 महीने, 6 महीने। तो इसका आंसर पहले आप दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मंथ। जब भारत में संविधान लिखा गया था तब यह टाइम लिमिट थी 2 महीने की, लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 से इसे 2 महीने से कम करके 1 महीने कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 महीने के अंतर पार्लियामेंट को इमरजेंसी या आपातकाल को रेटिफाई करना होता है, और अगर संसद रेटिफाई नहीं कर पाई तो आपातकाल अपने आप हट जाएगा। यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि 44th अमेंडमेंट के बाद अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह की गई। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में। फिर और ये जो रेटिफिकेशन होता है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 लोग के बहुमत से पास होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा गया है कि द फाइनेंस कमीशन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, और 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू बी गिवन टू द स्टेट्स, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। और सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। थर्ड ऑप्शन है ना तो बी, और फोर्थ ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? दोनों काम है, ए भी काम है और बी भी काम है। तो फाइनेंस कमीशन का मुख्य कार्य है वह तो यही है कि राज्य एवं केंद्र के बीच करों का बंटवारा करना, ऑप्शन नंबर बी। और जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग, वो सिद्धांत जिनके द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है उन सिद्धांतों को भी बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यही चीज़ तो इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिखी है। एक चीज़ और याद रखनी है कि इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है, और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 280 में मेंशन है। तो आज को काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने बता दिए, जैसे आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 में महान्यायवादी कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वित्त एवं महालेखा परीक्षक होता है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग होता है। आर्टिकल 102 एंड 191 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बातें होती हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं बताता रहता हूँ इनको लिखते रहा करिए, और सारे आर्टिकल्स आपके मुंह पर याद होने चाहिए कि रात में 2 बजे भी कोई उठा के पूछ दे तो भाई सब याद है, ऐसे निकलता है पेपर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? और 4 ऑप्शन है, 1 महीने, 1 साल, 7 दिन, 14 दिन। तो आसान सवाल है, पहले आप इसका आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन। क्योंकि जो भी फाइनेंस बिल होते हैं, वित्त विधेयक, तो उसमें राज्यसभा की जो पावर्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ जियोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? और 4 ऑप्शन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति। तो देश में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब शेड्यूल्ड एरिया कौन से अनुसूची में है? संविधान की 5वीं अनुसूची में है। 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से जो 5th शेड्यूल है उसमें शेड्यूल्ड एरिया के बारे में लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ये भी लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का भी प्रावधान होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया है कि द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अब कैसे बना सकती है? तो पहला ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों की सहमति से। सेकेंड ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से। तीसरा ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, संबंधित राज्यों की सहमति से। और फोर्थ ऑप्शन है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करना है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना है भारत में, तो ये मेंशन है आर्टिकल 253 में। इससे मैंने, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है और तब मैंने याद कराया था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है।
3 लिखा हुआ है ये। और जो एग्रीमेंट्स हैं, क्या है, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में भी 3 बार ई आता है। तो हमें यह याद रखना है कि जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, अगर उन्हें लागू करना है तो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 253 है, क्योंकि 3 बार एग्रीमेंट में ई आता है, इसलिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए अनुच्छेद 253 है। और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, बिना किसी राज्य की सहमति से। और यही इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, किसी राज्य की कोई सहमति नहीं चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब देश में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसा कोई मंत्रालय ही नहीं है। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था, तो उस समय के लिए ये क्वेश्चन रेलिवेंट था, लेकिन आज के लिए क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, और इसलिए इस क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि HRD मिनिस्ट्री को ख़त्म करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 में बना दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला एजर्शन है, सेकंड रीजन है एजर्शन। ये बोला गया है कि पावर फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन अ फ्री एंड फेयर मैनर हैव बीन गिवन टू एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज द इलेक्शन कमीशन। सही बात है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। तो एजर्शन तो हमारा करेक्ट है। अब रीजन क्या है, पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इज विद द एग्जीक्यूटिव। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो जो रीज़न है वो 2006 में क्या कंडीशंस थी उसके हिसाब से तो पता नहीं, लेकिन आज जो कंडीशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसे वैसे ही रिमूव किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इन्हें प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। और प्रेसिडेंट कब रिमूव करेगा, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव करने की परमिशन देगा या रिकमेंड करेगा। तो पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इज विद द एग्जीक्यूटिव, ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें तो प्रेसिडेंट ही रिमूव कर देता है। तो जो रीज़न है वो रीज़न भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या रीज़न एक्सप्लेन करता है एजर्शन या कथन को? क्या संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां निर्वाचन आयोग को इसलिए दी गई हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव हटा सकती है? तो दोनों आपस में तो सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता, सब सही व्याख्या नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इलेक्शन कमिश्नर का भी आर्टिकल याद कर लीजिए, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 324 से 329 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। तो आज बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने याद कर लिए, लिख लीजिएगा सबको। और एक फेमस केस था, जैसे जया बच्चन केस बताया था, याद है 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए, वैसे ही TN सेशन केस 1995 में हुआ था, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर की जो इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था। पहले सिर्फ एक ही मेंबर था, लेकिन 3 लोग उसमें जोड़े गए थे। तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो TN सेशन केस 1995 याद रखना है। और जया बच्चन केस बताया मैंने, उसके पहले मैंने मिनर्वा मिल्स केस बताया था 1980, ये फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार, इनका जो संतुलन है वो संविधान की मौलिक संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर है।
तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर का काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, क्योंकि 17 सवाल पूछे गए थे 2006 के पेपर में। काफ़ी इनरिचिंग लेक्चर है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो इस लेक्चर को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपका साथी जिसे PYQs कवर कर दें हो UPPCS के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो उसे ये सजेस्ट करिए। हमने आज 2006 तक के PYQs कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 2007 के UPPCS के पॉलिटी, शासन एवं राज व्यवस्था के सवाल। प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करिए। PDF को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड